Good morning, students. How are you all? After a long time, we'll now proceed with our lesson. So after watching this video, you will have to once watch the previous videos also, so that you can set a link. In the previous video, we had discussed about the Bhakti movement, Sufi movement, and effect of the outsiders, the Muslim who had come to India, the Turks and all, the architecture of that time and effect of that architecture on Indian architecture. We had studied about the diversity. So now we'll proceed with the key changes over 1,000 years. So what were the big changes within the next 1,000 years? We are going to discuss that. Historians use different type of sources to learn about the past. Now historians कौन होते हैं? जो हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, जो अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग स्रोत, सोर्सेस मतलब स्रोत जहाँ से कोई चीज़ हमें मिलती है. सो वो हिस्ट्री ढूंढते हैं कि कहीं कुछ पढ़ा, वो किसी किताब में से लिया, कहीं कोई मॉन्यूमेंट बना हुआ है वहाँ से लिया. इस तरह से एविडेंसेस चुन चुन के हिस्ट्री क्रिएट करते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको वो लिंक्स बना के जोड़ के लिखते हैं. तो वो ऐसा जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं हिस्टोरियंस, इतिहासकार, जो इतिहास लिखते हैं. सो उन्होंने कई सोर्सेस से हिस्ट्री निकालने की कोशिश की है और हिस्ट्री बनाई है, डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, कि वो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किस तरह की खोज कर रहे हैं और उस पर किस तरह से वो इतिहास निकाल रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सोर्सेस सच एज कॉइन्स, जैसे कि सिक्के, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? खोद के जो लिखा जाता है. पुराने टाइम में क्या होता था कि राजा लोग जो आदेश निकालते थे, कई बार अपने कानून, अपना आदेश जो है बड़े बड़े पत्थरों पे खुदवा देते थे, खोद के लिखवा देते थे, ताकि आम जनता उसको पढ़ सके और फॉलो कर सके. या कोई चीज़ बनाई है राजा ने तो किसके काल में किसने बनवाई वो लिखा जाता था. इस तरह से जो खोद के लिखा जाता है उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं. जैसे तुमने आज भी कई लोग अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, तो तुमने देखा है पत्थर की नेम प्लेट लगी होती है, उसमें खोद के लिखा होता है कईयों में. दैट इज़ इंस्क्रिप्शन. पेंटिंग्स में पता ही है, पेंट से जो चित्रकारी करते हैं, दैट इज़ पेंटिंग. आर्किटेक्चरल रिमेन्स, दैट इज़ बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, तरह तरह के बनाए हुए महल, इमारतें जो वो उस टाइम में राजाओं ने बनवाई हैं. एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आर रिटन रिकॉर्ड्स. ठीक है, किताबें लिखते थे, वो बायोग्राफीज जिसमें पूरी स्टोरी होती थी राजा की, वो लिखी जाती थी. राजा अपने बही खाते वगैरह भी तो होते थे, सारा मेंटेनेंस होता था, वो पेपर्स, उससे हमें पता चलता है काफ़ी कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में. फिर लगान कैसे लिया या क्या रूल्स बनाए, जागीर कैसे बांटी जाती थी, कब कब किससे लड़ाई हुई. अगर डायरेक्ट नहीं लिखा है तो इस तरह से लिखा है कि फ़लाँ टाइम में लड़ाई हुई तो उसमें इतना खर्चा हुआ, इतना सोल्जर्स को वेजेस दिए, तो हमारे को ये क्लियर हो जाता है कि अच्छा इस समय ये युद्ध हुआ था, तो वो एक हिस्ट्री हो गई. तो इस तरह से वो अलग अलग रिकॉर्ड्स से इकट्ठा करके हिस्ट्री क्रिएट करते हैं. ये सारे हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए उनके लिंक्स होते हैं. Medieval Indian history has left behind a rich legacy of archaeological and literary sources which help us reconstruct the history of the period. अब ये मिडिवल टाइम, शुरू में हमने पढ़ा हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिवल हिस्ट्री के टाइम में काफ़ी विरासत, लेगेसीज, विरासत छोड़ी हुई है. किसकी? आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल जो कि खोद के निकाली गई चीज़ें होती हैं, खुदाई कर करके काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, तो उस समय भी काफ़ी मॉन्यूमेंट्स ऐसे मिले, तो उनसे जो हिस्ट्री क्रिएट की वो, और लिटरेरी यानी उस समय लिखी हुई जो भी किताबें थी या जो भी बही खाते होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनसे जो हिस्ट्री मिला, उससे नया हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर पाए.
नाउ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, नाउ हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू द मटीरियल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मटीरियल कोई भी रिमेन जो कि एक कोई भी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल बोलेंगे, चाहे वो किस पत्थर का हो, चाहे वो धातु का हो, कोई भी जो है वो एक मटेरियल, एक सामान है, ठीक है। तो वो जो भी बची हुई चीज़ें, रिमेन्स यानी बचा हुआ, कुछ भी महल बना के छोड़ा है तो काफ़ी चीज़ें राजा महाराजा बनाते थे, मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करवाते थे, इवन मेटल की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, सिक्के भी मिलते हैं, तलवारें वगैरह, हथियार और तरह के, इस तरह की तमाम चीज़ें जो होती हैं उनसे हमें हिस्ट्री पता चलती है। तो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स आर द रिमेन्स जो मॉन्यूमेंट्स बनाए या जो भी चीज़ें राजा लोगों ने यूज़ की या उस समय के लोगों ने यूज़ की और वो बची रह गई हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, इसमें क्या क्या है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर, मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, बिल्डिंग्स वगैरह, पेंटिंग्स जो कि चित्रकारियाँ करके छोड़ी गई थी, स्कल्पचर यानी मूर्ति कला, मूर्तियाँ बनाने की जो कला, यहाँ जो मूर्तियाँ बनी हुई थी वो तुम देखते हो मंदिरों को दीवारों पे, पुराने साउथ के एंशिएंट टेम्पल्स में खूब मूर्तियाँ बनी हुई होती हैं, पत्थर को खोद खोद के काफ़ी सारी उसके अंदर डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, दैट इज़ स्कल्पचर। इंस्क्रिप्शंस जो खोद के लिखे जाते हैं, मैंने बताया कहीं भी पत्थर वगैरह पे, कहीं पे खोद के, मेटल पे, पत्थर पे खोद के जो लिखा जाता है, दोज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। एंड कॉइन्स यानी सिक्के, तो सिक्कों पे भी बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या किस चीज़ से हमें जानने को मिलता है। सबसे पहले वील स्टडी मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स सच एज पैलेसेस। अब मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स में क्या क्या आएगा, पैलेसेस महल जो राजा बनाते थे, टेम्पल्स काफ़ी मंदिर बनाते थे वो, फोर्ट्स यानी किले, मॉस्क यानी मस्जिदें, टोम्ब्स यानी कोई जो मर जाता था राजा पुराने टाइम में तो जहाँ पे उसको गाड़ा जाता था मोस्टली मुस्लिम रूलर्स को, उसके ऊपर उनकी याद में एक टोम्ब बना दिया जाता था, ठीक है। जैसे अकबर का टोम्ब, शाहजहाँ का टोम्ब, इनके टोम्ब्स बने हुए हैं। क्लॉक टावर्स, लंबे लंबे टावर्स बनाए जाते थे, जैसे कि तुम्हारा कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, कुतुब मीनार बना हुआ है, इससे लंबे टावर्स एक्सेट्रा। हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट इन मैनी वेज। ये कई तरीक़ों से हमें पास्ट की हिस्ट्री को रिक्रिएट करने में मदद करते हैं। टू बिगिन विथ these buildings reveal the architectural style and cultural influence of the period। अब हमें ये बिल्डिंग्स क्या बताती हैं, पहली चीज़ वो हमें रिवेल करती हैं यानी दर्शाती है, बताती हैं द आर्कोलॉजिकल स्टाइल्स, क्या तरीका था, क्या स्टाइल था, किस स्टाइल में वो बिल्डिंग्स बनती थी, एंड किस एरिया में किस तरह की। तुम अभी भी ट्रैवल करो तो नॉर्थ में जाओगे अलग तरह का बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, साउथ में जाओगे अलग तरह का, नॉर्थ ईस्ट में अलग तरह का, नॉर्थ वेस्ट में अलग तरह का, थोड़ा डिफरेंस मिलता है, ठीक है। सो वो स्टाइल होती है बिल्डिंग की, अपनी एक स्टाइल होती है। सो किस तरह की स्टाइल यूज़ होती थी, किस टाइम, किस राजा के टाइम में कौन सी स्टाइल यूज़ की गई, उसमें क्या नए चेंजेस किए गए, ये सारी चीज़ों का हमें पता चलता है इन बिल्डिंग्स से। देन द कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे टर्क्स ने आके यहाँ पे अपने तरीके के कंस्ट्रक्शंस कराए थे, तो वहाँ का आर्किटेक्चर और यहाँ का आर्किटेक्चर दोनों मिला के एक नए तरह की बिल्डिंग्स का यहाँ पे निर्माण हुआ था। दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चर का प्रभाव। तो हमने यहाँ के आर्किटेक्चर पे बाहर का प्रभाव देखा था। जो टूम्स और मिनारेट्स यानी मीनारें और टूम थे, ये इंडिया में पहले नहीं होते थे। लंबे मंदिर ज़रूर बनते थे, काफ़ी ऊंचे महल भी बनते थे, पर मीनारें नहीं बनती थी। ये जो फॉरेनर्स आए, ये उनका इन्फ्लुएंस था यहाँ पे, वो रूल कर रहे थे, तो उन्होंने अपना वहाँ का, जहाँ से वो आए थे, वहाँ का आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर करके बिल्डिंग्स बनाई। तो हमें ये पता चलता है कि उस समय इन्वेडर्स आए थे,
कौन कौन आया, किस समय किसने क्या बनवाया of that period. The famous monuments of the medieval period includes the Humayun's tomb. हुमायूं जो रूलर था उसका जो टॉम है, उसकी जहाँ उसको गाड़ा गया था उसके ऊपर उसको टॉम बनाया गया दफनाने के बाद में, तो दैट इज़ वेरी फेमस. देन कुतुब मीनार, इसमें भी बाहर का इफेक्ट देखने को मिलता है. मॉस्क सच एज क्वातुल इस्लाम, ये एक मॉस्क का नाम है क्वातुल इस्लाम. एंड जमा मस्जिद, रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड आगरा, रेड फोर्ट दोनों जगह, दिल्ली में भी है आगरा में भी है. ताज महल एंड हौजे स्वारा. So this is Hoysaleswara temple etc. All these monuments they see a different type of आर्किटेक्चर. ये सब मिडिवल टाइम पे बने थे. दे प्रोवाइड इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, यानी ये हमें अनमोल जानकारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग किसके बारे में, द आर्किटेक्चरल स्किल्स ऑफ वर्कर. वहाँ के उस समय के जो वर्कर थे वो कितने स्किलफुल थे, कितने दक्ष थे, कितना अच्छा काम करते थे, ये हमें इन बिल्डिंग्स को देख के पता चलता है कि इतनी अच्छी बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई हैं. तो हमें पता चलता है कि जो इनके कारीगर थे वो कितने अच्छे होते थे, उन्होंने कितनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हैं. सो इससे हमें उनके आर्किटेक्चरल स्किल्स का पता चलता है. The material used to construct these monuments and the mode of transportation in use, besides the cultural and religious beliefs prevalent during the period under study. तो उस समय ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता था, कितना डेवलप था, कितनी रोडें बनी हुई थी, किस तरह की रोडें बनी होती थी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था, कहाँ से मटेरियल आता था, पत्थर कहाँ से आता था, तो वो खाने वहाँ हो रही हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो हमारे को उसके बारे में जानकारी मिलती है. देन कल्चर, वो जो भी बना रहे हैं उसमें कल्चर से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर उसमें अटैच करते थे, तो वहाँ का कल्चर पता चलता है. देन रिलीजियस बिलीव्स, क्या मान्यताएं होती हैं, वो टेम्पल्स के ऊपर बाहर उकेरी जाती हैं, मस्जिदों में भी लिखी जाती थी आयतें, तो वो हमें उससे पता चलता है उस समय जो भी प्रेवलेंट था, प्रचलन में था, उसके बारे में. ओके, सो दीज आर मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स. मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स हमें ये इन्फॉर्मेशन देती हैं कि कब राजा ने बनाया, किस राजा ने बनाया, किस तरह से बनवाया, किस पत्थर में बनवाया, वो पत्थर कहाँ से आया, किस तरह से लाया गया, कारीगर कितने स्किल थे, यानी वो आर्ट कितना डेवलप्ड था, फिर इतने ह्यूज पैलेसेस और टेम्पल्स बनवाए हैं, तो काफ़ी पैसा लगा है, यानी वो राजा एक अच्छा रिच राजा था, संपन्न था उसका राज्य उस समय, तभी तो राजा बनवा पाता, अदरवाइज़ तो राजा लड़ाइयों में पैसा लगा देता है. पर अगर वो लगा पा रहा है इट मीन्स वो बहुत ही संपन्न था. इंस्क्रिप्शंस. नाउ इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स, लिखा गया जो होता है ना, रिटन रिकॉर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस. इनग्रेव्ड ऑन सॉलिड सरफेस, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि किसी भी सॉलिड चीज़, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई मेटल हो, किसी पे भी खोद के लिखा जाता है उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं. तो सॉलिड सरफेस पे जो लिखा जाता है इंक्लूडिंग रॉक, मेटल्स, पिलर्स एंड स्टोन टेबलेट्स, ठीक है, इन सब पे खोद के जो लिखा जाता है दोज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस. तो हमें इंस्क्रिप्शन से भी बहुत कुछ जानने को मिलता है. इन अदर स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा और भी मॉन्यूमेंट्स जो बनाते हैं उस पर भी कई बार लिखा रहता है. रिटन इन वेरियस लैंग्वेजेस and scripts, these inscriptions record royal proclamations. अब कई भाषाओं में लिखे गए थे, पुराने, बहुत पुराने जाओ तो संस्कृत, पाली, प्राकृत में लिखे गए हैं, उसके बाद फारसी, उर्दू में भी लिखे गए हैं. सो हमें पता चलता है कि कितनी सारी भाषाएं कब कब प्रचलन में थी और कितनी दूर तक कौन सी भाषा बोली जाती थी, या किस जगह एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रचलन था, ये हम इन इंस्क्रिप्शन से पता लगा लेते हैं. अब इसमें इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा होता था? रॉयल प्रोक्लेमेशन, दैट इज़ घोषणाएं. राजा घोषणा करता था,
वो घोषणाएं कई बार कितना किसकी याद में क्या बिल्डिंग बनाई या क्या दान दिया उस समय, वो सारी चीज़ें भी राजा बनवाने के बाद उस मॉन्यूमेंट पे लिखवा देता था। तो घोषणा, कई बार कानून जो राजा के राज्य में माने जाने वाले कानून होते थे वो भी पत्थरों पे गुदवाए जाते थे। जैसे अशोका के टाइम पे ये किया गया। हम्मुराबी एक राजा हुआ था फॉरेन कंट्री में, इंडिया में तो नहीं था, तो वहाँ पे हम्मुराबी ने भी अपने सारे कानून पत्थरों पे गुदवा के लिखवा दिए थे, अपने राज्य में जगह जगह लगवा दिए थे। सेम अशोका ने किया था कि पिलर्स पे अपने कानून लिखवा के जगह जगह लगवा दिए थे। और जो भी उसका अचीवमेंट था कि कब राजा ने कौन से राज्य को जोड़ा, युद्ध किसके बीच में हुआ, वो भी कई बार लिखे होते थे। तो ये प्रोक्लेमेशन से हमें हिस्ट्री का पता चलता है। देन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, क्या करना है क्या नहीं करना, रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें भी टेम्पल्स के बाहर लिखी होती थी। एंड गिफ्ट्स टू टेम्पल्स, राजा ने किस मंदिर को कितनी ज़मीन दान दी, कितनी धन उस मंदिर को दिया है या मंदिर बनाया है। हर महीने मंदिर को जो देते थे पंडितों को पैसे वगैरह, कई बार होता था एज ए सर्विस रखते थे तो उनको भी जो पेमेंट किया जाता था वो सारा उसके बाहर लिखवा देते थे। सो वी कम टू नो अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, टेम्पल्स, पीपल और विलेजेस, लोगों को भी जब दान दिया जाता था, जैसे राजा के पुत्र हुआ तो इस खुशी में उसने पूरे राज्य में शर्फियाँ बंटवाई तो वो उसका भी प्रोक्लेमेशन लिखवा देते थे कि इस दिन इस समय राजा ने ये दान दिया था क्योंकि उनको पुत्र हुआ था। सो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ऐसे ही गाँव को भी वो अचीवमेंट पे दान देते थे तो वो भी वो प्रोक्लेमेशन में पत्थरों पे लिखवा देते थे। Many of these available even today are attributed to the Rajput and Chola rulers. ज़्यादातर इसको ये प्रोक्लेमेशन किसने कराए थे? राजपूत एंड चोला रूलर्स ने कराए थे। उनको इस चीज़ के लिए हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये आज हमारी जिम्मेदार, क्या हम थैंकफुल हैं कि उन्होंने ये चीज़ें करी तो हमें हिस्ट्री का पता चलता है। Besides, there are several inscriptions on the walls of the Taj Mahal. ताज महल की वॉल्स पे काफ़ी इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। इफ़ यू विजिट ताज महल तुम देखोगे वहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है गोद गोद के। द रेड फोर्ट एंड अदर पैलेस वॉल्स, और भी रेड फोर्ट और इसके अलावा और भी पैलेसेस जो बने हुए हैं उनकी दीवारों पे कई जगह काफ़ी कुछ लिखा हुआ मिलता है। All these inscriptions usually tell us about the social economic conditions of the people. इससे हमें उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का, सामाजिक में क्या चलता था, कैसा लोग फॉलो करते थे उसके बारे में पता चलता है। इवन फेस्टिवल्स के बारे में पता चलता है क्योंकि कब कौन सा फेस्टिवल बनाया गया और उस पर क्या दान पुण्य किया गया ये भी उनमें लिखा होता है। कैसे फेस्टिवल मनाया गया, कई बार इंस्क्रिप्शंस में कोई बड़ा उत्सव मनाया जाता था वो लिखा जाता था तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है। और उससे हमें ये भी पता चलता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा बना रहे हैं, दे रहे हैं तो पैसा है तभी दे रहे हैं, अच्छी कंडीशन है तभी दे रहे हैं, यानी कि लोग संपन्न थे तभी वो टैक्स भरते थे, तभी टैक्स से राजा ये काम कराता था। कई बार राजा के अलावा भी सामंत लोग हैं या कई बहुत पैसे वाले लोग होते थे, बड़े व्यापारी होते थे, वो भी ये काम करवाते थे। तो इससे हमें ओवरऑल पूरे राज्य की स्थिति का पता चलता है कि वो इकोनॉमिकली कैसे होते थे। एंड समटाइम्स इवन प्रोवाइड डायनामिक लिस्ट ऑफ किंग्स और देयर जीनियोलॉजीज। तो कई बार राजा लोग क्या करते थे, अपनी वंशावली भी गुदवा देते थे, ये राजा उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, तो हमें क्लेनेज का पता चलता है, जीनियोलॉजीज का पता चलता है, वंशावली का पता चलता है। So these are the inscriptions. I hope you've understood inscriptions. You can watch some videos of inscriptions on YouTube. You'll understand it better. Now we come to coins, sikke, or we can also call it numismatics. Numismatics is the study of coins. Coins give us invaluable information about the पॉलिटी एंड इकनॉमी ऑफ द पीरियड। अब कॉइन्स से हमें क्या पता चलता है, उस समय की पॉलिटिक्स के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उसके बारे में पता चलता है। सोने के सिक्के हैं तो बहुत रिच है, चांदी के सिक्के हैं तो थोड़ा सा वो भी कंपैरेटिवली ठीक ही है,
सोने जितना अच्छा नहीं तो कम से कम चांदी के तो हैं। कॉपर कॉइन्स बताते हैं कि ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी कि सोने के सिक्के बनवाएं, इसलिए कॉपर के बनवाए गए। फिर सिक्कों पे गुदा होता है राजा का नाम, तो कौन सा राजा के टाइम के थे, तो किस समय कौन सा राजा रूल कर रहा होता था। कई बार व्यापार होते थे तो एक जगह से दूसरी जगह के सिक्के भी चले जाते थे, तो उससे ये पता चलता है कि कौन से सिक्के, मतलब राजा का उस स्टेट का जो ट्रेड था वो दूसरे कौन से स्टेट से था, समकालीन कौन से राज्य से उसके व्यापारिक संबंध होते थे। कई बार राजा कुछ अच्छा अचीवमेंट करता था, कोई देश को अपने जीत के जोड़ लेता था, तो इस खुशी में भी सिक्के चला दिए जाते थे कि उस जीत की खुशी में ये सिक्के चलाए गए हैं, और उस पर वो लिख दिया जाता था कि इस सन में इस समय राजा ने उस राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, इसी खुशी में ये सिक्के चलाए गए हैं। तो वो हिस्ट्री हमें पता चलती है। फिर उन पे गुदी हुई जो पिक्चर्स होती है उससे हमें पता चलता है। कई बार क्या होता है, भगवानों की पिक्चर गुदी होती है, तो वो कौन सा, वो राजा किस धर्म को फॉलो करता था और उस धर्म में भी किस गॉड को मानता था। कई बार राजा खुद की पिक्चर गुदवाता था, तो उससे उसकी पिक्चर से ये पता चलता था कि वो ड्रेसेस वगैरह कैसी पहन रहा है, उस समय वहाँ राजा का अटायर जो है वो कैसा होता था, यानी वेशभूषा कैसी होती थी। काफ़ी कुछ सिक्कों से हमें इस तरह की चीज़ें जानने को मिलती है। द राइटिंग ऑन द कॉइन्स जनरली कन्वे द नेम्स, नामों का पता चलता है। डेट ऑफ द इशू, किस दिन ये सिक्के जारी किए गए थे वो। टाइटल्स, अच्छा राजा टाइटल खुद भी ले लेते थे और उनको मिलता भी था। जैसे अशोका को मिला टाइटल, बहुत सारे में अशोका द ग्रेट बोलते हैं, महान, अशोका महान, ठीक है। और भी कई टाइटल्स मिले थे अशोका को, और ऐसे बहुत सारे राजा, महाराजाधिराज, ऐसे इस तरह के जो टाइटल्स होते हैं वो लेते थे, तो वो उस पर गुदवा दिए जाते थे। द पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स की पिक्चर उस पर दिखती है, तो वो कैसा दिखता था, कैसा होता था, वो उससे पता चलता है। द एंड ओकेजनली इवन देयर डायनामिक एम्बलम, उनका जो चिन्ह होता था वो भी सिक्के पे होता था। ट्रेड करते थे ना, तो वो किस जगह के सिक्के हैं वो उनके राज्य चिन्ह से पता चलते थे। वो एक चिन्ह बना के छोड़ते थे, सिक्कों पे एक चिन्ह गाड़ा जाता था, उससे पता चलता था कि वो कौन से राजा के राज्य के सिक्के हैं। ओके, सो कॉइन्स थ्रो लाइट ऑन आर्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड एक्सेट्रा, इन सब पे हमारे को इन्फॉर्मेशन कॉइन्स से मिलती है। द कॉम्पोजिशन ऑफ द मेटल और अलॉय, अच्छा दो धातुओं को मिला के भी सिक्के बनाए जाते थे, तो हमें ये भी पता चलता है कि अच्छा ये कॉपर के, जिंक के, लेड के या मिक्सचर करके बनाए हुए हैं, तो वहाँ ये धातु मिलता होगा या ये कहीं से आयात किया जाता होगा। तो हमें उन मेटल से भी पता चलता है हिस्ट्री के बारे में कि कौन सा मेटल यूज़ किया गया, तो वहाँ क्या क्या धातु मिलते होंगे। यूज्ड इन द कॉइन्स टेल्स अस अबाउट द साइंटिफिक एडवांसमेंट अटेंड ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, उस पीरियड के बारे में जो साइंटिफिक अचीवमेंट उनके हुए हैं उसका भी पता चलता है कि भाई दो चीज़ों को मिला के उनको बनाना आता था, यानी वो थोड़े इस चीज़ के बारे में जान गए थे, एडवांस हो गए थे, इतना साइंस उन्हें आ गया था। So that also we come to know. Moreover, the distant places where the coins are excavated, और इसके अलावा जहाँ दूर दूर वो सिक्के खुदाई में मिलते हैं, तो पता चलता, मतलब एक जैसे सिक्के, मान लो कोई मिडवल का मध्य भारत का रूलर मान लो, सपोज कोई रूलर है वो मिडल उज्जैन ले लो, उज्जैन में रूल करता था। अब उसने ट्रेड किया राजस्थान के अंदर, उसने ट्रेड किया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, साउथ के अंदर, इंडिया से बाहर भी, तो उसके राज्य के सिक्के कई जगह मिलेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि इसने इतनी इतनी दूर तक रूल किया था, ठीक है। तो हमारे को ट्रेड रिलेशंस के बारे में भी पता चलता है कहाँ से जब वो सिक्के मिलते हैं। तो जैसे हमारे को सिक्के मिले अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे सिक्के मिले खुदाई के अंदर। अब वो सिक्के जो हैं मेसोपोटामिया के सिक्के मिले,
वहाँ ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वो वहाँ के थे, अब यहाँ कुछ मिले हैं, तो ये प्रूव होता है कि मेसोपोटामिया के सिक्के यहाँ मिल रहे हैं, यानी कि कोई रिश्ता आपस में था, व्यापारिक रिश्ता रहा होगा, तभी ये सिक्के यहाँ पे मिलते हैं। इस तरह से एक्सकवेशन से ट्रेड रिलेशंस का भी पता चलता है, जो कि खोद के निकाले जाते हैं। एक्सकेवेटेड गिवन आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर। अच्छा, एक और चीज़ का पता चलता है कि राज्य कितना बड़ा था, राजा का राज्य कितना दूर तक फैला हुआ था, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। अगर बहुत तादाद में एक ही तरह के सिक्के काफ़ी लंबे एरिया में मिलते हैं, यानी वो पूरा उस एक राजा के अंडर में रहा था। और रेडियो कार्बन डेटिंग से टाइम का पता चल जाता है कि सिक्का कितना पुराना है। तो वो उतने बड़े एरिया में जो एक जैसे से सिक्के मिल रहे हैं, वो रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता चल जाता है कि वह क्या एक ही टाइम के सिक्के हैं। वो अगर वो एक ही टाइम के सिक्के हैं, इट मीन्स उस राजा का इतनी दूर तक राज्य फैला हुआ था। The sultans of Delhi, the Mughal emperors, the Cholas and other regional rulers issued many coins. ये बहुत सारे coins निकालते थे समय समय पे, नए नए कॉइन्स। कोई अचीवमेंट हुआ तो कोई कॉइन निकाल दिया, कोई घर में शादी हुई तो कॉइन निकाल दिया, कोई बच्चा हुआ तो कॉइन निकाल दिया, कोई नया राजा गद्दी पे बैठा है तो कॉइन निकाल दिया, खुद ने कोई टाइटल लिया तो निकाल दिया। जैसे मैंने ऊपर बताया, अशोका के काफ़ी सारे टाइटल्स थे, एक था देवनामपीय, तो वो भी कॉइन्स पे हमें देखने को मिलता है, पिलर्स में लिखा हुआ मिलता, तो हमें पता चलता है कि उसका एक टाइटल देवनामपीय था और वो कब मिला उसको। इस तरह से अलग अलग अकबर को अकबर कब कहाँ जाने लगा, क्योंकि उसका और भी नाम थे, अकबर वॉज अ टाइटल गिवन टू हिम, सो वो कब उसको मिल गया, किस एज में मिल गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें इन कॉइन्स से पता चलती हैं। फाइन, नाउ वी प्रोसीड टू पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। पेंटिंग, चित्रकला और स्कल्पचर, मूर्तिकला। नाउ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑल्सो गिव इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें पेंटिंग्स और स्कल्पचर से भी मिलती है। द पेंटिंग्स रिफ्लेक्टेड थीम्स ऑफ रिलीजन। नाउ रिलीजन्स की थीम दिखाई हुई होती है, उसके अंदर दरबार दिखा रखा है, राजा का दरबार दिखा रखा है, तो उसमें हमें पता चलता है कि कोर्ट कैसा होता था, दरबारी कैसे बैठते थे। जंगल के सीन दिखाए हुए होते हैं, उनमें हमें पता चलता है कि राजा शिकार पे जा रहा है, वो सीन दिखा रखे हैं शिकार करते हुए, तो यानी कौन सा राजा किस तरह से जाता था, शिकार करता था, ये पता चलता है। देन भगवानों की पिक्चर्स होती हैं, वो पता चलता है कि कौन से उसको फॉलो करते थे वो लोग, रिलीजन को। कृष्ण राधा की पिक्चर्स पेंट की हुई हैं, तो ऐसी तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं। और दूसरे गॉड्स की पेंटिंग्स बनाई हुई हैं या मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, तो हमें पता चलता है कि वो कौन सा वो राजा था, वो शिव भक्त था, ये देवी का भक्त था, या कौन से रिलीजन को फॉलो करता था। बुद्धिस्ट, भगवान बुद्ध की बहुत मूर्तियाँ मिलती हैं अलग अलग टाइम की, तो कौन बुद्धिज़्म को फॉलो करता था, कौन जैनिज़्म को। ये हमें रिलीजन का रिफ्लेक्शन इनसे, पेंटिंग से और स्कल्पचर से मिलता है। फॉरेस्ट लाइफ, जैसे मैंने बताया, पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि हिरन है, शेर है, चीता है, हाथी है, तो हमें पता है कि ये जानवर उस एरिया के अंदर मिलते होंगे जो पेंटिंग बनाई हुई है। जो नहीं दिखते, आप बहुत सारे एनिमल्स हैं आप जानते हो, पर नहीं दिखते। अब कैंगारू की कोई भी पेंटिंग इंडिया में नहीं मिलेगी, दैट मीन्स यहाँ पे ये जीव यहाँ नहीं मिलता था। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से हमें इन पेंटिंग्स से पता चलता है कि उस समय क्या फॉरेस्ट लाइफ होती थी, कैसे जानवर यहाँ मिलते थे। कोर्ट सीन्स, मैंने बताया अभी, कोर्ट सीन, राजा कैसे बैठा है, दरबारी कैसे बैठे हुए हैं और कोर्ट किस तरह से लगते थे, उसका हमें एक आइडिया मिलता है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज़, माइथोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, मतलब कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, बट काफ़ी टाइम से वो स्टोरीज़ चली आ रही हैं और माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा, बट कोई प्रूफ नहीं है कि हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम उनको माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ मानते हैं। ज़्यादातर वो रिलीजन से जुड़ी हुई होती हैं, वो डिपिक्ट की हुई होती हैं। जैसे महाभारत के सीन डिपिक्ट किए हुए होंगे, रामायण के सीन डिपिक्ट किए होंगे, तो हम इनको माइथोलॉजिकल बुक्स मानते हैं। अदर रिलीजन्स दे कंसिडर इट टू बी माइथोलॉजी। ठीक है। लाइफस्टाइल ऑफ पीपल,
पेंटिंग्स में उनकी दिखता है कि मूर्ति और पेंटिंग में देखो तो वो किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस तरह के गहने पहने हैं, तो उनका लाइफस्टाइल का पता चलता है। काफ़ी गहने पहनी हुई मूर्तियाँ और पेंटिंग्स दिखती हैं तो लगता है कि ये काफ़ी रिच रहते होंगे, तभी इतनी सारी ज्वेलरी पहनते थे और इतनी पहनते होंगे तभी पिक्चर्स बनाई जाती हैं। किस तरह के गहने पहनते थे, कौन से बॉडी पार्ट पे किस किस तरह के गहने पहनते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, पगड़ियाँ किस किस तरह की बांधते थे, लेडीज़ कैसे कपड़े पहनती थी, जेंट्स कैसे कपड़े पहनते थे, ये सारे उसमें हमें पेंटिंग्स और मूर्तियों को स्कल्पचर को देख के पता चलता है। देन द फूड हैबिट्स, अब वो पिक्चर्स बना रहे हैं तो गार्डन्स की पिक्चर भी होती है, उसमें किस तरह के पेड़ लग रहे हैं तो वो चीज़ें वहाँ उगती होंगी। कई बार दावत के सीन भी हैं, खाना खाते हुए भी पिक्चर्स बनाई हुई हैं, किस तरह से बैठ के खाना खाते होंगे और क्या क्या तरह की चीज़ें वो उस समय वहाँ पे खाते होंगे। पेंटिंग्स में ये भी दिखा रखे हैं गेहूं के खेत हैं, चावल के खेत लगे हुए हैं, या अंगूर की बेल और उसके नीचे खड़ी हुई लेडी है, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें यहाँ उगती थी, उस समय से उगती थी और इस वजह से इन पिक्चर्स में दिखाई गई हैं। आजकल तो हर जगह अब देखो पाम ट्रीज़ राजस्थान में बहुत देखने को मिल जाते हैं, पहले नहीं दिखते थे क्योंकि ये यहाँ का प्लांट नहीं है, पर अब तो ला के इधर उधर से लगा दिया जाता है। अब पुराने इंस्क्रिप्शंस में ऐसा नहीं होता था, वहाँ देखने पे क्लियर पता चल जाता था कि ये चीज़ उस समय कहाँ पे होती थी, किस तरह के पेड़ कहाँ देखने को मिलते थे। जैसे नारियल के पेड़ राजस्थान की पेंटिंग्स में नहीं मिलेंगे क्योंकि वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, कोस्ट के पास ज़्यादा मिलते हैं। अब तो चाहे लगा दो आप ला के, वैसे भी अभी भी नहीं इतने मिलते हैं, कहीं कहीं स्पेशली कोई लगाता है और बहुत केयर करता है तो हो जाए, बाकी नहीं मिलते हैं। सो उस समय भी हम नहीं मिलते थे और इसी तरह से हम आइडिया लगाते हैं देख के कि किस जगह क्या उगता था। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑल्सो इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। छोटी छोटी मिनिएचर मतलब एक छोटे से पेज पे एक पिक्चर दिखा रखी है, उसमें बहुत कुछ कवर कर लेते हैं कि एक महल बना हुआ है, राजा का दरबार एक साइड में दिखा रखा है, फिर गार्डन भी दिखा रखा है, फिर महल के ऊपर बैठी अलग चौक के अंदर लेडीज़ भी दिखा रखी हैं, तो उसमें टेंपल भी दिखा रखा है, पूजा करते हुए लोग भी दिखा रखे हैं। एक ही पेंटिंग को इस ढंग से बनाया जाता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाते हैं, काफ़ी सीन कवर होते हैं, उसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। छोटी पेंटिंग्स काफ़ी कुछ डाली हुई है एक साथ। The bronze sculpture of the Nataraja and Dancing Shiva is representative of the sculpture production during the period। अब नटराज की मूर्ति देखी होगी, भगवान शिव की नाचते हुए मूर्ति, वो उससे हमें पता चलता है कि कौन से गॉड को मान रहे हैं। देन मेटल क्वालिटी, देन मूर्ति बनाने की क्वालिटी की भी, धातु कितना अच्छा रिफाइंड धातु लिया है, देन मूर्ति बनाने वाले ने कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है कि उनको कितनी कला थी, उसकी पॉलिशिंग, उसकी शाइन, ये सारी चीज़ें हमें उस समय की क्वालिटी का बताती हैं इन्फॉर्मेशन कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी की बना लेते थे, यानी उतना उनको आता था, वो इतने वो डेवलप्ड थे। द स्कल्पचर्स वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बनी होती थी, वुड की होती थी और स्टोन की मूर्तियाँ बनी हुई होती थी। एंड डिपिक्टेड फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, क्वींस एंड किंग्स। तो ये किसकी बनती थी? ज़्यादातर गॉड एंड गॉडेसेस, देव और देवियों की, देवताओं की, देवियों की, और राजा महाराजा खुद की, राजकुमारों की, या मेन फिगर कोई हुआ तो उनकी मूर्तियाँ बनाते थे। तो हमें इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, ये हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों से मिलती है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से, जिसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आप अगर और ज़्यादा इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके डाल सकते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स डालेंगे तो आपको कॉइन्स की स्टडी का पता चल जाएगा, इंस्क्रिप्शंस डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पिक्चर्स आ जाती हैं। तो आप थोड़ा सा इसको, वीडियो को देखने के बाद में यूट्यूब पे सर्च करके भी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो वील वाइंड अप हेयर ओनली फॉर टुडे, विल डू फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन you go through the lesson,
and watch the video.